हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस आप सबों के लिए क्वेश्चन आंसर की नई सीरीज लेकर आई है और इस नई सीरीज के तहत मैं आप सबों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आप सबों को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से वहां से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के तहत आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 10वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इस पहले चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट मैं अभी पढ़ाने वाला हूं और दूसरा पार्ट शाम तक या कल तक मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं आप सबों के लिए सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के 10वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ते हैं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने, संसाधन क्या है। इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला आपसे पूछा गया कि संसाधन क्या है और दूसरा इसमें संसाधन की प्रमुख विशेषताएं जो है वो आपको लिखना है। तो संसाधन क्या है, इसे हम एक बहुत ही सामान्य शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि सभी उपयोगी पदार्थ, उपयोगी मतलब जो यूजफुल है, हम जो पर डे यूज करते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाता है। आवश्यकता को पूरा करने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम लोग अब कभी ना कभी घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो घड़ी क्या कौन सी आवश्यकता हमारी पूरा करता है? हमें वो समय बताता है। उसी प्रकार से हम अपने गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं। जब तक हमें पेट्रोल की ऊर्जा के विषय में नहीं पता था तब तक पेट्रोल हमारे लिए कोई संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एक जरूरत बन गया। वो हमारी एक आवश्यकता को पूरा कर रहा है और इस प्रकार से पेट्रोल क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। अब संसाधन की विशेषता को लिखने बोला गया है, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला बात, जितने भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वो किसी न किसी तरह से उनका जो निर्भरता है वो प्रकृति पर ही निर्भर होता है, यानी कि सभी प्रकार के संसाधन प्राकृतिक रूप से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी संसाधन है वो प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है, यानी जिसके लिए हमें निःशुल्क किसी भी प्रकार का उन्हें पैसा, यहाँ पर पैसा नहीं कह सकते, निःशुल्क का मतलब किसी भी प्रकार की अदायगी हमें नहीं करनी पड़ती है। और पर्यावरण के लिए उपयोगी तत्व होते हैं जितने भी संसाधन हैं। आगे है, ये तकनीक द्वारा प्राप्त भी किए जा सकते हैं, यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें हम अपने टेक्नोलॉजी के मदद से बना भी सकते हैं और उसे उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो निःशुल्क उपहार तो है, लेकिन जैसे हमें निःशुल्क उपहार क्या मिलता है? गन्ना मिलता है एग्जाम्पल के लिए। ओके, हम प्रकृति से उसे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम उस गन्ना से क्या बना देते हैं? चीनी बना देते हैं। वैसे ही हमें रबड़ मिलता है, तो रबड़ से हम टायर बना देते हैं, ट्यूब बना देते हैं। हम अपनी आवश्यकता की चीजें किसकी मदद से? तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, उनकी मदद से हम उसे अपने आवश्यकता की चीजें बना लेते हैं। अगला है, ये आर्थिक रूप से साध्य होते हैं, यानी कि उसी को हम संसाधन बोलेंगे जो आर्थिक रूप से साध्य हो। यानी मान लीजिए कि एक किसी वस्तु को बनाने की कीमत 300 रुपये पड़ रहा है, ओके, और उसकी जो मार्केट प्राइस है वो केवल 200 रुपये है, तो ये आर्थिक रूप से साध्य नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कि जिसे मुझे बनाने में ही 300 रुपये हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि धरती के 1000 फीट पर, ओके, 1000 फीट की गहराई पर अगर आप जाइएगा तो उस 1000 फीट की गहराई पर आपको मिलेगा 10 किलो सोना। तो इस 10 केजी सोना जो 1000 गहराई के अंदर है, 1000 फीट की गहराई के अंदर है, वहां से निकालना हमारे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इस 10 केजी सोने को निकालने के लिए हमें जितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे उस हिसाब से हम बोलेंगे कि इस 10 केजी सोना को भूल जाओ। क्या करोगे इस 10 केजी सोने को निकाल करके 1000 फीट के अंदर जा करके? तो इसलिए वह संसाधन जो आर्थिक रूप से साध्य होना चाहिए, यानी कि जिसमें कम खर्च पर हमें ज्यादा प्राप्त होना चाहिए। अगला है, यह मनुष्य की आवश्यकता को भी क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि हम वैसी चीजें ही प्राप्त करेंगे जो हमारी आवश्यकता को क्या कर सके? संतुष्ट कर सके। आगे है कि यह सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। सांस्कृतिक यानी कि हमारी जो संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, उसे भी ये मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसी चीजें बना दिए जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, तब भी वो संसाधन नहीं होगा। अगला, ये सीमित मात्रा में मिलते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में मिलते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो असीमित मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा असीमित मात्रा में मिलते हैं, लेकिन माइनली अगर हम देखें तो सभी संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये था संसाधन क्या है और संसाधन के प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर इस पे कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संसाधन नियोजन क्या है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इससे अलग अलग प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस संसाधन नियोजन क्या है पर मैंने आप लोगों के लिए 3 प्रश्न तैयार किया है। तो देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा संसाधन नियोजन क्या है, तो इसका जवाब अलग से लिखना है। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो ये अलग सवाल है। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें 2 सवाल पूछा गया है। तो आइए इन दोनों सवाल का अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि संसाधन नियोजन क्या है। तो इस सवाल का एक लाइन में हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संसाधन नियोजन से अभिप्राय है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि हम उसका इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि वो बचा हुआ रहे और साथ ही साथ सभी लोगों को प्राप्त हो सके। ओके, तो इसे हम बोलते हैं संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि हमें संभल करके प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके घर में, आपके टंकी में केवल और केवल 100 लीटर पानी है। ओके, 100 लीटर जो है वो पानी है। अब इस 100 लीटर पानी को आप इस हिसाब से प्रयोग कीजिएगा ताकि आप जो है इसे ज्यादा समय तक ले जाइए। आपके घर में बिजली भी नहीं है, मान लीजिए आपके घर में बिजली भी चली गई है, तो बिजली भी नहीं है, तो अगर बिजली नहीं है तो आप मोटर को चालू करके इसे भर भी नहीं सकते हैं। तो ये जो 100 लीटर पानी आपके टंकी में बचा हुआ है, आप इसे इस प्रकार से प्रयोग करेंगे ताकि क्या हो, ये लंबे समय तक चले, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसे बोलते हैं अत्यंत आवश्यक है। क्यों इतना आवश्यक है? क्योंकि भारत में जितने भी संसाधन की उपलब्धता है उसमें बहुत ही ज्यादा विविधता है। विविधता का मतलब होता है अंतर है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रदेश, कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में संसाधन है। पर कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे प्रदेश है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वही संसाधन की बहुत ही ज्यादा कमी है। जैसे नीचे वर्णन दिया गया है, तो हम इसका इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। भारत के उपलब्ध में केवल ये भारत पर शूट करेगा, ओके, दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं। तो भारत में अगर हम बात करते हैं, झारखंड राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ की राज्य की बात करें, तो इन राज्यों में खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कोयले के असीमित भंडार है। ओके, वैसे कोयले के भंडार को असीमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोयला है, बहुत ही ज्यादा खनिज पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पदार्थों की बहुत ही ज्यादा कमी है। वैसे ही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वही अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पानी की बिल्कुल ही कमी है, लेकिन यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत ही अधिक संभावना है। और यहाँ पर किसकी कमी है? जल संसाधन की कमी है। वैसे ही अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कौन सा क्षेत्र है? शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ता है, यहाँ पर बर्फें रहती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है उस क्षेत्र को हम लोग शीत मरुस्थल कहते हैं। ओके, और सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर बहुत ही महान है, लेकिन यहाँ पर जल जो है और जो जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी बहुत ही ज्यादा कमी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कहीं पर बहुत ही अधिक संसाधन है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर दूसरे संसाधन ज्यादा है तो कह सकते हैं कि वहां पर आवश्यक संसाधन की कमी है। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या है? विविधता है, और इसीलिए हमें संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता है। ओके, तो अब संसाधन नियोजन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस प्रश्न को समझिए। वैसे उस प्रश्न का उत्तर वहां खत्म होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कि अब संसाधन नियोजन तो हम लोग समझ लिए, भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधन नियोजन क्या है इसकी भी परिभाषा देख लिए, लेकिन आपसे पूछेगा कि संसाधन नियोजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये तो बताइए मुझे। तो हम इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, संसाधन नियोजन एक मिश्रित प्रक्रिया यानी कि मिली जुली प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे उपाय सम्मिलित है। एक उपाय करके हम इसका कह सकते हैं निवारण नहीं कर सकते। तो कौन कौन से उपाय हैं? पहला उपाय, आपको ये पता लगाना होगा कि आपके देश में कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, उसकी पहचान करनी होगी। और इसके लिए आप क्या कीजिएगा? सर्वेक्षण कीजिएगा, पता कीजिएगा, और सर्वेक्षण के लिए मानचित्र बनाना होगा तो मानचित्र बनाइएगा। और साथ ही साथ न केवल संसाधन को ढूंढिएगा बल्कि आप उसका गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान भी लगाइएगा। गुणात्मक का मतलब कितना बढ़िया संसाधन है, ये तो नहीं है कि वो संसाधन जो है बहुत ही जल्द खराब हो जाता है, या फिर मात्रात्मक मतलब उसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में मौजूद है। क्या जैसे कि आपको एग्जांपल दिए सोना वाली मात्रा में,
हो सकता है कि 1000 फीट में केवल 10 केजी ही सोना मिले, तो ये क्या है, इसकी मात्रा भी आपको पता लगाना होगा। ऐसा पता चला कि वहां पर सोना तो संसाधन है, कोयला जैसा संसाधन है, प्राकृतिक तेल जैसा संसाधन है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो ये दोनों ही आपको पता करना पड़ेगा, पहला गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। गुणात्मक को आप यहाँ पर ले लीजिए क्वालिटी और मात्रात्मक को ले लीजिए क्वांटिटी, यानी कि रिसोर्सेस के क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को आपको देखना पड़ेगा। आगे आते हैं, आपको एक नियोजित ढांचा तैयार करना होगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, ताकि आप क्या कर सके, सही टेक्नोलॉजी यानी कि सही तकनीक और संसाधन का विकास कर सके और इसकी योजना बना करके लागू कर सके। यानी जब आपने पहचान कर लिया कि वहां पर आपके ढेर सारे संसाधन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के संसाधन है, अब उसको निकालना तो भी पड़ेगा, उसके लिए आपको फैक्ट्री चाहिए ना, कि आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर धरती के अंदर गहराई में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, बोरिंग करनी पड़ेगी, फिर वहां पर जाकर के आप उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और जिसको लागू करके आप क्या कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। और जब ये सारी चीजें हो जाएगा और आपके पास संसाधन प्राप्त हो जाएंगे, तो संसाधन को क्या करना पड़ेगा, सब जगह पर, कोई राज्य क्षेत्र जो भी क्षेत्र है उन सब में आपको बराबर बराबर बांटना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास, यानी कि संसाधन का विकास किस प्रकार से हो और देश का विकास किस प्रकार से हो, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि सबको क्या हो सके, बराबर बराबर योजना से लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से इन 3 उपाय और 3 महत्वपूर्ण उपाय करके हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं, संसाधन को सही तरीके से सभी क्षेत्रों में फैला सकते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, इसी से यह सवाल है, कोई 2 कारण आपको देना है। तो अभी तक हमने संसाधन नियोजन तो समझ लिया, संसाधन नियोजन भारत में किस प्रकार से होता है ये भी समझ लिया, संसाधन नियोजन किस प्रकार से करते हैं ये भी समझ लिया, लेकिन ये क्यों आवश्यक है, क्या कारण है। इस 2 कारण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, संसाधन जो है ना केवल कह सकते हैं विविध है, बल्कि ये सीमित है और इसलिए इसका नियोजन जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिससे उनका उपयोग क्या हो सके, उचित ढंग से हो सके। ये नहीं कि किसी ए व्यक्ति को बहुत सारे संसाधन मिले और किसी बी व्यक्ति को बहुत ही कम संसाधन मिले। और साथ ही साथ भविष्य में इसे बचा लिया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इनका प्रयोग कर सके। ऐसा नहीं हुआ कि हमने ही बहुत सारे संसाधन खत्म कर दिए और पता चला हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सका। आगे है, संसाधन न केवल सीमित है बल्कि उनका वितरण भी असमान है। हम लोग देख चुके हैं कि भारत में किस प्रकार से राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन है और ये असमान है, कहीं पर बहुत ज्यादा अधिक है तो कहीं पर बहुत ही कम है। और इसीलिए कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जबकि दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन देश में समान विकास हो सके, सबका समान इक्वल डेवलपमेंट हो सके, ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन नियोजन की अत्यंत आवश्यक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नवीकरणीय संसाधनों के 2 उप प्रकार का वर्णन करें। देखिए, हमने पढ़ा है 2 प्रकार के संसाधन होते हैं समाप्यता के आधार पर, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय किसे बोलते हैं, जो एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाता है, यानी जैसे एलपीजी गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोल हो गया, उसके बाद डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये वो संसाधन है जो एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाता है। और नवीकरणीय सौर ऊर्जा क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, फिर हो जाता है पवन ऊर्जा। तो ये सारे ऊर्जा कौन से ऊर्जा है, वैसे ऊर्जा है जो एक बार के प्रयोग से खत्म नहीं होते, लेकिन नवीकरणीय भी 2 प्रकार के होते हैं, तो उनका वर्णन करना है। तो इसके 2 उप प्रकार इस प्रकार से हैं, पहला है प्रवाह संसाधन और दूसरा है निरंतर संसाधन। ये वो संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं, प्रवाह का मतलब क्या, समाप्त हो सकते हैं, परंतु मानव द्वारा बढ़ाए भी जा सकते हैं, यानी कि मानव इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम भूमिगत जल यानी कि धरती के अंदर जो पानी है, तो धरती के अंदर के पानी को कैसे बढ़ा सकते हैं, धरती के अंदर जो पानी है उसको बढ़ाने के लिए हमें ग्राउंड लेयर वाटर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास ढेर सारे उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड वर्षा जल को रोकेंगे, फिर उसे धरती के अंदर समावेश कर देंगे।
उसके बाद हम अपनी मृदा को भी बचा करके बेहतर कर सकते हैं। हम वन यानी जंगल को बढ़ा सकते हैं, वन को लगा करके हम प्रत्येक जन्मदिन पर हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। और इस प्रकार से ये वो संसाधन है जो समाप्त तो हो सकते हैं लेकिन हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा संसाधन है निरंतर संसाधन। निरंतर संसाधन मतलब वे संसाधन जो खत्म ही नहीं होगा, जो सदैव उपलब्ध होगा। जैसे सूर्य की रोशनी कभी खत्म ही नहीं होगी, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। और समुद्र का जो जल है वह भी खत्म नहीं होगा, तो ज्वारीय ऊर्जा भी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये वो संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा और ऐसे संसाधन को निरंतर संसाधन कहते हैं। लेकिन ये सभी संसाधन कैसे संसाधन है? ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है संसाधन संरक्षण के 3 उपाय बताइए। ओके, संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को बचाना। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं और अगर ये संसाधन खत्म हो जाते हैं तो हम न केवल इनके लिए कह सकते हैं बेचैन हो जाएंगे, बल्कि इनके खत्म होने से हमारे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि योजनाएं हैं जो ठप पड़ जाएंगे और हमें एक नए संसाधन की ओर यानी कि एक नए संसाधन को तलाश करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे संसाधन है जैसे कि जल और वन, इन संसाधनों के खत्म होते ही हमारा जीवन भी खत्म हो सकता है और ऐसे में इन संसाधनों का बचाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमें यह समझना होगा कि आखिरकार हम संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके लिए हमें केवल और केवल 3 उपाय बताने हैं। तो आइए इनके 3 उपाय कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे पहला है कि हमें किसी भी प्रकार के संसाधन का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए और नियोजित उपभोग करना चाहिए। एग्जाम्पल आपको बताए थे कि आपके टंकी में, मान लीजिए आपके टंकी में केवल और केवल 100 लीटर पानी बचा हुआ है और इस पानी को आपको क्या करना है, लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि आपके घर में बिजली भी कट चुकी है तो मोटर चलेगा नहीं जो इसमें पानी आएगी। तो इस समय जब बिजली नहीं रहती है और हमारे टंकी में पानी कम रहता है तो हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? बिल्कुल सावधानी पूर्वक, जितनी आवश्यकता होती है हम उतना ही करते हैं और जहां पर उसका उपयोग कम होता है वहां पर कम करते हैं, यानी कि नियोजित उपयोग करते हैं और बिल्कुल ही सावधानी के साथ, बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। वैसे ही ये नियम सभी संसाधनों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संसाधन हो। जैसे कभी हम पेट्रोल, जब हमारे बाइक में पेट्रोल कम रहता है तो हम कैसे उसे बचा बचा के चलते हैं। ओके, जब ढलाव आता है तो हम क्या करते हैं, चाबी बंद कर देते हैं और ऐसे चलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम संसाधनों को बचा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम संसाधनों को बचाते हैं, जब कह सकते हैं इसका आवश्यकता से कम उपभोग करते हैं, तब संसाधनों का संरक्षण हो जाता है। अगला है संसाधनों को बर्बाद नहीं करना और अगर कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसे रोकना है, उसका अनुचित उपयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए कभी आप देखते हैं कि आपके घर के आसपास के कोई नल जो है वो क्या है, खुला छूट जाता है और नल के खुला छूटने से क्या होता है, पानी जो है बहता रहता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस नल को बंद करना है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे जो होते हैं उस पर जो लाइट है वो जलती रहती है, तो आपको क्या करना है, इस लाइट में एक स्विच लगी होती है, आप उस स्विच को ठीक बंद कर सकते हैं। या फिर अगर उसका स्विच खराब है तो आप नगर पालिका, अपने आपके जो नियोजित सरकार है, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं या फिर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उनको इसकी कह सकते हैं शिकायत कर सकते हैं, वो इसको ठीक करेगा और फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह संसाधनों की बर्बादी को रोक सकते हैं। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वो संसाधन जो एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाता है, इसका एकदम कम प्रयोग करना है और इसके लिए किसी दूसरे संसाधनों का उपयोग करना है। जैसे जितना संभव हो सके, अगर आप अनवीकरणीय के जगह नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। ओके, अब ये कैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में सौर सेल है यानी कि सोलर है तो आप सोलर का उपयोग कर सकते हैं बिजली के बगैर में। ओके, और पेट्रोल वाली गाड़ियों की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सोलर वाली जो आजकल आती है ना, टोटो वगैरह जो बैटरी से चलती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पर्सनल वाहनों की जगह बस पर सफर कर सकते हैं अगर हमारी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो बस का सफर करने से क्या होगा कि जो जितने में सब व्यक्ति जा रहा है उसी पैसे में हम चल जाएंगे, उसी पेट्रोल में हम चल जाएंगे और इस प्रकार से हम संसाधनों के संरक्षण कर सकते हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है काली मृदा, बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। ओके, तो काली मृदा की विशेषता बताएं। हम यहाँ पर आपको केवल काली मृदा की विशेषता बता रहे हैं, परीक्षाओं में अन्य मृदाओं की विशेषता के विषय में पूछा जा सकता है, तो कोशिश करेंगे सारी मृदाओं की विशेषता बता देंगे आपको।
तो किस प्रकार से मृदा की विशेषता लिखी जा सकती है? सबसे पहले आपको लिखना है कि वो मृदा किसके लिए ज्यादा उपयोगी है। जैसे काली मृदा किसके लिए उपयोग है? कपास उगाने के लिए। कपास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मृदा है। और इस काली मृदा को और किस मृदा से जानते हैं? काली मृदा का एक और नाम है, इसे बोलते हैं रेगर मृदा। ओके, रेगर मृदा कहते हैं। अगला, ये बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है। चिकनी समझते हैं? बहुत ही फिसलनदार होती है और इसमें नमी जो है वो बनी रहती है, यानी कि पानी जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है, कभी भी खत्म जल्दी नहीं होता है। और इसी रखने की क्षमता के चलते ये हमेशा चिपचिपा हो जाता है। जब इसमें पहली बौछार होती है ना, तो ये कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। अब इसी चिपचिपा से एक सवाल आपके परीक्षा में बन जाता है कि काली मृदा की जुताई मानसून के पहली बौछार से क्यों होती है? तो इसका रीजन ये है कि ये मिट्टी में अगर पानी आएगा तो पानी को सोख के ये पकड़ के रखता है, जिससे ये मिट्टी चिपचिपा हो जाता है। और जब ये मिट्टी चिपचिपा हो जाता है तो हल जो है इसमें फंसने लगता है, और जब हल फंसने लगता है तो हल चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हल्का सा ही पानी इसमें पड़ता है और इसकी जुताई शुरू कर देती है, ताकि इसमें ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो इस प्रकार से ये भी एक सवाल बनता है परीक्षा में, तो इस पर सवाल का जवाब भी आप लिख सकते हैं। अगला, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इस मृदा में क्या पाया जाता है? तो कहता है कि इस मृदा में फास्फोरस तत्व जो है बहुत ही कम मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही कम मिलते हैं, जिससे इस मिट्टी की जो है कह सकते हैं गुणवत्ता बढ़ जाती है और इसमें जो है कपास को उगाने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो ये थी काली मृदा की विशेषता। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय संसाधन और दूसरा है व्यक्तिगत संसाधन, इन दोनों का अर्थ आपको बताना है, केवल अर्थ समझाना है। तो देखिए, हम राष्ट्रीय संसाधन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, ओके, यानी कि जो पूरे देश का है। कहता है कि तकनीकी तौर पर अगर देखें, टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि देश में, एक देश के अंदर किसी भी प्रकार का संसाधन जो उस देश के अंदर है, सारे संसाधन किसके हैं? राष्ट्र के हैं। और इस प्रकार से हम इसे कौन सा संसाधन कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि कोई भी संसाधन, चाहे वो किसी व्यक्ति का ही क्यों ना हो, अगर उस पे सरकार को सड़क बनाने का मन है, सरकार को रेल लाइन बनाने का मन है, चाहे वो किसी व्यक्ति का ही संसाधन क्यों ना हो, उस पर वो बन जाएगी। यह अभी भी आप देख सकते हैं बनी हुई है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि तकनीकी तौर पर एक देश के अंदर जितना भी संसाधन है, सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। और इस तरह से देश को जब भी जरूरत पड़ेगा वो इन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो। इस तरह से राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हो गया? एक देश के अंदर पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या कहलाएं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएं। अब आते हैं कि सारे खनिज पदार्थ, एक देश के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी जल संसाधन है, जितने भी जंगल है, वन, चाहे कहीं भी वन हो, वन में रहने वाले जीव, वन्य जीव, और राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी भूमि है, और साथ ही साथ समुद्र में कितने मील तक, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ, 12 मील तक, 12 मील तक की दूरी का जो महासागरीय जल है, यानी कि सागर में जो पानी है, वो पानी कौन से संसाधन है? वो सभी हमारे लिए राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संपदा है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि हमने राष्ट्रीय संसाधन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन निजी व्यक्ति यानी कि किसी पर्सनल व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। उदाहरण के लिए किसान के पास जो सरकार की दी हुई भूमि है, यानी कि किसान के पास जो जमीन है, शहरों में लोगों के पास जो जमीन है, लोगों का जो घर है, या आपके पास जो भी जायदाद या संपत्ति है, उनके मालिक आप खुद हैं। और इस प्रकार से जो आपका संसाधन है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला 9वां सवाल है। अगला सवाल है कि पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आइए इनके अंतर को समझते हैं। देखिए, आप इस प्रकार से परीक्षाओं में लिख सकते हैं, एक ओर आप पर्वतीय मृदा लिखिएगा और उसकी दूसरी ओर मरुस्थलीय मृदा लिखिएगा। और इस प्रकार जिस ओर आप पर्वतीय मृदा लिखिएगा उसी के विषय में कुछ बातें लिखिएगा, और जिस ओर आप मरुस्थलीय मृदा लिखिएगा उसी के बारे में कुछ बातें लिखिएगा, और फिर आप एक बीच में लकीर खींच देगा, और इस प्रकार से आप किसी भी अंतर को लिखिएगा। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, पर्वतीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ? इसका निर्माण बर्फ, वर्षा और ढेर सारे ताप यानी कि टेम्परेचर, इन सभी के भौतिक अपक्षय के कारण हुआ। साथ ही साथ उसमें वनस्पति भी है। जबकि अगर आप मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो इसमें सेलो यानी कि पत्थरों के टूटने से इसका निर्माण हुआ, और इनका रंग भी जो है लाल और भूरा दोनों है।
अब पर्वतीय मृदा है तो पर्वत कैसा होता है, ढाल वाला होता है, तो यहाँ पर तेज ढाल के कारण कम उपजाऊ मृदा पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा भी जो है ये कह सकते हैं बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होते, ये तो कम उपजाऊ है लेकिन ये बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होते, अनउपजाऊ यानी अनुपजाऊ मृदा होती है। क्यों? क्योंकि ये मृदा बहुत ही ज्यादा ढीली होती है और ढीली होने के कारण इसमें छिद्रदार होता है और ये पानी को होल्ड नहीं कर पाता और इसीलिए ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अनुपजाऊ होती है, बिल्कुल भी इसमें उपजाऊ नहीं होता है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो है जैविक तत्वों जिसकी जो कह सकते हो उर्वरता को बनाए रखता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अगर पर्वतीय मृदा मृदा की बात करें तो कम उपजाऊ होता है लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में इसे बेहतर मृदा को कह सकते हो उर्वरक बना करके इसमें बहुत ही परिश्रम करके गेहूं, मक्का, चावल इन सभी को उगाया जाता है। उसी प्रकार से मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कह सकते हैं सिंचाई के माध्यम से और नहर के पानी के माध्यम से ज्वार, बाजरा इन सभी चीजों को उगाया जा सकता है। तो ये था पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा, इन दोनों में अंतर। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बढ़ते हैं और वह सवाल है कि मृदा अपरदन क्या है। ओके, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो यहां पर भी आपके पास दो सवाल है। पहला सवाल है कि मृदा अपरदन आखिरकार क्या होता है। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। पवन यानी हवा, जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि के ऊपरी परत को, भूमि का अलग अलग परत है, उसमें से जो ऊपरी परत है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और इनके बहाव के कारण मृदा जो है वह खराब हो जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब भारत में अगर बात करें तो भारत में दो प्रकार की मृदा अपरदन होती है। पहला अपरदन कहलाता है चादरी अपरदन और दूसरा कहलाता है अवनालिका अपरदन। अब ये दोनों ही हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे, फिलहाल इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। कहता है कि जब मृदा की ऊपरी परत विस्तृत क्षेत्रों में जल द्वारा बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी कि जब वो बह जाता है, ऊपरी परत जब बह जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, चादरी परत कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप सोए हैं और आप चादर ओढ़ करके सोए हैं और आपके चादर को कोई खींच ले, तो उसी प्रकार से मृदा जो है यह हवा के कारण या बहुत ही तेज पानी के बहाव के कारण मृदा की ऊपरी परत जो है वो बिल्कुल ही खिसक जाती है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चादरी अपरदन कहते हैं। चादर अपरदन का दूसरा चरण, यानी कि अपरदन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेप्स होते हैं और उसमें से चादरी अपरदन जो है वह दूसरा चरण है। अब आते हैं अवनालिका अपरदन। नालिका यानी कि नाली बना करके, जैसा कि यहाँ शब्द से पता चल रहा है, तो यह जो है चादर अपरदन का तीसरा चरण है और इसमें क्या होता है, मृदा के अधिक अपरदन के साथ साथ छोटी छोटी नदियां गहरी तथा बड़ी हो जाती है और अंततः अवनलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और ऐसे अपरदन को अवनलिका अपरदन कहते हैं। तो ये भारत में दो प्रकार की मृदा अपरदन है। आप इसे पिक्चर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखिए इस वाले पिक्चर में, ये पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2, तो अगर आप फोटो 1 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए किस प्रकार से ये क्या कर रहा है, एक नलिका बना रहा है और ये धीरे 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 जब इसमें पानी का बहाव तेज हो जाता है तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल पकड़ नहीं पाती है और इस तरह से यहाँ पर जो अपरदन होता है हम उसे कौन सा अपरदन कहते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। और यही वाला क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो एक बड़े खाई का निर्माण कर देता है और इस प्रकार से आसपास की सड़क वगैरह वो सारी चीजें भी क्या करने होने लगती है, बहने लगती है या खिसकने लगती है और ये मृदा अपरदन का रूप है। अब एक चीज समझिए कि ये जो मृदा अपरदन है ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर छोटी छोटी घास होते हैं, अगर यहाँ पर छोटे छोटे कह सकते हैं कुछ पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जड़ें, जो पेड़ होता है उनकी जड़ें क्या होती है, दूर तक फैली हुई रहती है और इन जड़ों को फैले रहने के कारण वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ करके रखता है और मिट्टी को पकड़ने के कारण क्या होता है, ये मिट्टी को होल्ड कर लेता है और इस तरह से किसी भी प्रकार का बहाव, चाहे हवा का बहाव हो या फिर आप कहें पानी का बहाव हो, उस मिट्टी को उड़ा नहीं सकती है, ना ही खिसका सकती है। तो इस प्रकार से अधिक पेड़ लगा करके अति पशुचारण, ताकि जो घास है वो कम नहीं हो, उन सबको कम करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और यही सवाल अगला है कि आखिरकार मृदा अपरदन क्या होता है। इसके दो कारण लिखना है कि किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है। इसका एक अथवा में भी सवाल है और इस तरह से भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मृदा अपरदन क्या है, इसकी परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। मृदा अपरदन का मतलब हुआ मृदा के ऊपरी आवरण या परत का अपने स्थानों से दूसरे स्थान को
प्राकृतिक साधनों जैसे कि हवा के माध्यम से, पवन यानी कि जल के माध्यम से, हिम के माध्यम से, या किसी मानव की क्रिया के कारण हटा दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, यानी कि मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन के बहुत सारे कारक है। पहला कारण है कि तेज बहाव। ओके, बहुत तेज जब पानी बहता है तो मिट्टी को काटता हुआ बह जाता है और गहरी नलिका बना देता है, मतलब गहरे नली बना देता है। और इस गहरे नली बनने के कारण क्या होता है, इस नली के अंदर कह सकते हैं मिट्टी कटता चला जाता है और इसमें फिर खेती नहीं हो सकती। यानी कि मान लीजिए कि आपके खेत में 8-10 गड्ढे बन जाए तो उसमें खेती हल चलाना मुश्किल हो जाएगा, और इस प्रकार से यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, यानी कि इसमें आप कृषि नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, दूसरा है वृक्षों की अनियंत्रित कटाई, यानी कि वृक्षों में जो कटाई हो रहा है, पेड़ को जो हम काट रहे हैं, इतने ज्यादा काट रहे हैं कि, और अति पशुचारण यानी कि पशुओं को इतना ज्यादा चरा दे रहे हैं कि जो वनस्पति है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रख रही है वो सारे नष्ट हो जा रहे हैं, और जिससे मृदा जो है वह सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार से जो सूखा क्षेत्र है और जो रेतीले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन का मुख्य कारण है ढीली मिट्टी, खुली और ढीली मिट्टी, यानी कि ये मिट्टी बहुत ही कम कह सकते हैं पकड़ है, और जिसके चलते पवन यानी कि हवा इसे आसानी से उड़ा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इस प्रकार से शुष्क और रेतीली मिट्टी को बहुत ही आसानी से उड़ाया जा सकता है, और इन क्षेत्रों में भी मृदा अपरदन होता है। तो ये था मृदा अपरदन के प्रकार, कारण। तो यहाँ पर हमारा जो आज का वीडियो है वो खत्म होता है, और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही और ढेरों प्रश्न उत्तर लेकर आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका 2 पार्ट होगा, और अगला पार्ट मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इस पूरे वीडियो का PDF चाहते हैं तो अजीत कुमार ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिए, और किसी भी प्रकार के आप मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।